तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। CFSE क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसी का हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है इस चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखो बच्चों, अपने ने पढ़ा ना अभी कि चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हों और चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हों, लिगेंड के इफेक्ट से जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो डी ऑर्बिटल, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट होके दो अलग अलग सेट में चेंज हो जाते हैं ना। तो वो जो सेट्स बने, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप आ गया, उसी गैप को क्या बोला गया है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा ये निगेटिव होगी, टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्वल्स टू द सम ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो ये पेयरिंग एनर्जी तो फिक्स होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए। तो इसके अलावा जो एनर्जी का डिफरेंस बचेगा, मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के बाद जो एनर्जी बचती है, एक्चुअली वही नेट एनर्जी चेंज कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये जितनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE की वैल्यू होगी, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा निगेटिव होगी कॉम्प्लेक्स की, और क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लें। तो देखो, ये कहलाता है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग splitting splitting of d orbitals in the influence of ligand field in complex formation is called CFSE। बात समझ गए बच्चों कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड फील्ड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो उसे बोला गया है क्या बच्चों, CFSE। अब देखो, दो अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। अगर हम देखें कि कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो हम उनकी CFSE को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, CFSE इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, -0.6 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा 0.4 इंटू वाई, ठीक है, और ये लिखेंगे हम डेल्टा ओ में। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई डी क्यू। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि डेल्टा ओ इक्वल टू 10 डी क्यू। अब आता है कि यहाँ x क्या है और y क्या है। x का मतलब हुआ यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आएगा 4,
2 मिनट बच्चों, 2 मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, और टोटल हो गया ये डेल्टा ओ में, या -4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, और इस पूरे को डी क्यू में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां देखो x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है, और y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ EG ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों बच्चों, देखो डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि हम -1 ले रहे हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपने देखा था कि जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो इस तरह से ये ऑर्बिटल बन गए। तो जो बैरी सेंटर था हमारा ये, है ना, तो इस वेरी सेंटर से नीचे की तरफ जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जाएगा इस तरफ, तो उसकी जो एनर्जी है वो इस सेंटर से 0.4 डेल्टा ओ कम हो जाएगी। और अगर ये ऊपर जाएगा, मतलब ये हो गया T2G और ये क्या हो गया बच्चों EG, अगर ऊपर जाएगा तो एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ पॉजिटिव हो जाएगी, वेरी सेंटर से ऊपर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ हो रही है, इससे हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर हम CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो देखो अब दो कंडीशन है। पहला ये है इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो कहलाएंगे जिनका CFSE ज्यादा होगा, पाई यहां पर ये है पेयरिंग एनर्जी। ये होती क्या है पेयरिंग एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, यहां ऐसे लिखे दे रहा हूं, मतलब CFSE ग्रेटर देन पाई, मतलब पेयरिंग एनर्जी, ये कहलाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स, कि जो ऑर्बिटल्स हैं स्प्लिट ऑर्बिटल्स या जो भी ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होने के लिए कितनी एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी निकल रही है वो उनके पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिटल्स में एंटर कर जाते हैं। समझ गए ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे आपने पढ़ा भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि ये है है ना, तो अपन ने पढ़ा है कि ये है PH3, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है EN से ज्यादा NO2, है ना, इससे ज्यादा CN से ज्यादा CO, इस तरह की लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इनमें जब भरोगे तो देखो यहां ध्यान रखना है D1 से लेके D6 तक ये क्या होंगे T2G में, ठीक है, मींस X इलेक्ट्रॉन होगा, और D7 से लेके D10 तक किसमें जाएंगे EG में, वो क्या कहलाएंगे Y इलेक्ट्रॉन, ये X की वैल्यू शो करेंगे। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन 6 पहले नीचे भरेंगे, 7 से लेके 10 तक ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी ऑर्बिटल को इतना स्प्लिट कर देते हैं कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अनुसार, अबाउ रूल के अनुसार एंटर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अब आता है बी में,
जब आप वीक लिगैंड्स ले रहे हैं, वीक लिगैंड्स का मतलब है कि इनमें जो CFSE है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड थे हमारे, ठीक है, अब वीक लिगैंड प्रेजेंस रहेगी। तो यहां पर ध्यान रखें कि इनमें जो CFSE है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी निकल रही है उससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आयोडाइड है, उससे स्ट्रॉन्ग ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, NO3- है, फ्लोराइड है, ठीक है, OH है, OX2- है, और फिर ये H2। तो ये सब क्या है बच्चों, वीक लिगैंड। इनमें पेयरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। यहाँ ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। होम्स रूल का मतलब है पहले पांचों में बटेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट हो। मतलब यहां पर बता दूं, D1 से 3 तक पहले किस में रहेंगे, T2G में, फिर D4 एंड 5 ये कहाँ चले जाएंगे बच्चों, EG में, फिर 6, 7, 8 फिर कहाँ आ जाएंगे, T2G में, और फिर D9 और 10 अब इसमें आ जाएंगे, किसमें, ये डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। बात समझ गए ना। तो ये कब होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फील्ड में। तो इस तरह से CFSE कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। फिर आता है, ठीक है बच्चों, टोटल एनर्जी चेंज, मतलब नेट एनर्जी चेंज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, CFSE प्लस N इंटू पाई कर रहे हैं, जहां N क्या हो गए बच्चों, N है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पाई तो वही है पेयरिंग एनर्जी। इससे हमें पता चलेगा कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में टोटल कितनी एनर्जी चेंज हुआ, और ये इसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करें। और फिर इसके बाद बताई जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा E। ध्यान रखें कि CFSE की वैल्यू जो होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी ये उतना ही ज़्यादा डेल्टा E आएगा, क्योंकि ये तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स में ये, और ये वैल्यू जो होती है ध्यान से देखें कि ये वैल्यू तो नेगेटिव होती है और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी ये वैल्यू, कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होता जाएगा। इसलिए इसी से ही बोल दिया गया है CFSE। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है D6, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, कैलकुलेट, ठीक है, डेल्टा E इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन, ठीक है, वीक लिगैंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, कि हमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में और वीक लिगैंड फील्ड में क्या एनर्जी चेंज आएगा वो करना। तो देखो एक एक करके समझते। पहले मैं D6 लूँ और स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड लिखूँ, ठीक है, ये कंडीशन। तो D6 अगर है और हम इन्हें बांटें इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर T2G और यहाँ क्या है बच्चों, EG, तो यहाँ पर 6 के 6 रहेंगे, 0 यहाँ, मतलब X की वैल्यू 6
और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। ये हुआ ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड में पहले नीचे पूरे D1 से D6 तक पेयरिंग कर, फिर ऊपर जाएंगे। अब हम आते हैं CFSE जब निकालते तो हम लिखेंगे -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, और फिर हमारे पास आ गया, ठीक है, डेल्टा O। तो ये हो गया -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O। तो आ गया -2.4 डेल्टा O, क्या -24 DQ। ये आ गया CFSE, है ना। अब आता है कि डेल्टा E कितना होगा, तो डेल्टा E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, CFSE प्लस n इंटू पाई। तो ये हो गया हमारे पास -2.4 प्लस पाई। तो अब आप सोचो कि T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, तो सारे पेयर्ड हैं, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगी इस तरह से, है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, सॉरी आंसर में, ऑब्जेक्ट में, कि -12/5 प्लस 3/5, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 बचे, और 5 चौका 20, तो इस तरह से भी लिखा ऑप्शन मिल जाएगा जी। तो यहां तक बात क्लियर है। तो इस तरह से ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में। अब हम आते हैं कि वीक लिगैंड फील्ड हो तो क्या होगा, है ना। वीक लिगैंड फील्ड में क्या होगा, तो देखो अब यहां पर अगर D6 रखोगे तो T2G और ये है EG, पहले 3 नीचे 2 ऊपर फिर 3 नीचे, मतलब यहां कुल मिला के 4 रहे हो जाएंगे, 2 यहां पर, पहले 3 नीचे गए फिर 2 ऊपर गए, फिर 1 बचा तो नीचे आएगा ना। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हो गई 2, है ना। अब हम CFSE निकालें तो देखो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा। तो ये हो गया -1.6 प्लस ये हो गया 1.2 डेल्टा। तो ये आ गया 0.4 माइनस में डेल्टा, जो बहुत कम है, आप देख रहे हैं। अब आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पेयर्ड होंगे, तो अगर आप देखें कि हमारे पास T2G में 4 हैं, तो 1 2 3 तो बटे होंगे, फिर 1 पेयर, तो यहाँ n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि EG में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही ऑर्बिटल है, तो वहां तो अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो हम डेल्टा E इक्वल टू क्या लिखेंगे, -0.4 डेल्टा O प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का CFSE कैलकुलेट हो जाएगा। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है वीक लिगैंड फील्ड में, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE, है ना। और टेट्रा की और बता दूं, फिर हम फैक्टर फैक्टरिंग में आएंगे। अब आते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हों तब हमें क्या करना है। तो देखो बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है CFSE जब निकाली जाती है, हम जानते हैं कि उनमें जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है वो ऐसे हुई है ना। 3 ऊपर गए हैं ऐसे, 2 नीचे आए हैं, ये है बैरी सेंटर, जब नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ, तो ये तो है 0.6 डेल्टा T के एनर्जी में, और जो बैरी सेंटर से ऊपर जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा T हो जाएगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी बैरी सेंटर से पर इलेक्ट्रॉन की 0.4 डेल्टा T बढ़ेगी, और जो नीचे आएगा उसकी 0.46 डेल्टा। ये कहलाते हैं E ऑर्बिटल और ये कहलाते हैं T2 ऑर्बिटल, ठीक है, इनमें G नहीं लगता। तो जब हम CFSE यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे,
तो हम लिखेंगे -0.6 इंटू, यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस 0.4 इंटू वाई, ये है, और डेल्टा, जहां x क्या कहलाएगा, ये होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन e ऑर्बिटल्स, और y हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखें कि इनमें लिगैंड का जो इफेक्ट है अंदर के डी ऑर्बिटल्स में नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है, तो इसका मतलब डी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक सी रहेगी, और एक सी रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल not much affected, therefore d orbitals splitting so low degree, ठीक है, low degree of splitting, therefore ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, therefore इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो चलेगा टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग वीक का कोई मतलब नहीं है, सब लिगैंड वीक रहेंगे, अंदर के डी यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि D1 एंड 2 पहले रहेगा E में, ठीक है, यहाँ कहाँ रहेगा E ऑर्बिटल्स में, फिर 3, 4 एंड 5 ये चला जाएगा T2 ऑर्बिटल्स में, फिर D6 एंड 7 फिर E में आएगा, और फिर 8, 9 और 10 कहाँ चला जाएगा बच्चों, T2 में। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। जैसे मान लो लिखा है D5 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हम अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड लें तो क्या होगा, और वीक लें तो क्या होगा। तो चाहे स्ट्रॉन्ग जुड़ा हो चाहे वीक, डी ऑर्बिटल का 2 पार्ट में जाएगा, यहाँ E यहाँ T2, तो हमारे पास D5 है तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, ऐसे बच जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड रहेंगे, तो CFSE कितना आएगा देखो, ठीक है। तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक हो, एक सा ही लिखा जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस पॉइंट, देखो नीचे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी, तो टोटल आ गया 0 डेल्टा टी, ये आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में CFSE की लगभग वैल्यू 0 है, और यही रीजन है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होते हैं, और उनका रिलेशन भी देखा था अभी आपने। तो इस तरह से हमें CFSE की कैलकुलेशन करनी है टेट्राहेड्रल फील्ड में और ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, ओके।